अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में जुल्म की एक ऐसी दास्तान हम आपको सुनाएंगे कि डिफेंस के इलाके में एक ब्यूटी पार्लर की मालका खातून जो साबका मॉडल और अदाकारा भी रह चुकी हैं, अचानक दो मोटरसाइकिल सवार शूटर उन पर कातलाना हमला कर देते हैं। ये मामला है क्या? कातलाना हमला करवाने वाला कौन है? कुछ दिन के बाद पता ये चलता है कि कोई और नहीं, उस ज़ख्मी होने वाली मुतासरा खातून का शोहर उस पर हमला करवाता है। उसको अभी भी जान का ख़तरा है और उसका शोहर उसको क्यों कत्ल करवाना चाहता है, ये आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। डिफेंस के इलाके में जो अफसोसनाक एक वाक़या पेश आता है जिसमें दो बच्चों की मां को उसके मुबैना तौर पे शोहर की जानिब से कातलाना हमला करवाया जाता है ज़ैनब पर। उसके मुकदमे के मुद्दई भी हैं और ज़ैनब के मामू भी हैं हमारे साथ। ये वाक़या है क्या इख्तलाफात थे मियाँ बीवी के दरमियान के शोहर इस नौबत तक आया कि उसने अपनी बीवी पर कातलाना हमला करवाया, ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सदाकत साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ और कोई अपनी बीवी को इस तरह से कत्ल करवाने के लिए इस हद तक जा सकता है? पहले आपने नामरूम अफराद के ख़िलाफ़ FIR करवाई, फिर नामज़द कर दिया गया और अभी भी उसकी हालत जो है वो बहुत ख़राब है, क्रिटिकल है। क्या हुआ? तो इख्तलाफ क्या था और किस तरह से आपको लगता है कि शोहर ने ही ये सब कुछ करवाया? जब हमने ये वक़ूआ देखा, वक़ूए के फुटेज देखी और पीछे के जो भी उनके हालात थे, मुझे उस वक़्त तक नहीं मालूम था, वक़ूए के बाद तक भी, कि इनके हालात अभी कैसे चल रहे हैं। कभी उन्होंने मेरे साथ डिस्कस नहीं किया और मैंने भी कभी इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की थी। वक़ूआ हो गया, वक़ूए के बाद मैंने ख़ुद जाके एप्लीकेशन दी उसके ख़िलाफ़, नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ कि जिन्होंने आके फायरिंग कर दिया। ठीक है। क्योंकि मैंने फुटेज देखी है, मैं उनको जानता नहीं हूँ, मैं नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ ही दरख्वास्त दूँगा क्योंकि मैं उनको जानता नहीं हूँ। मैंने दे दी, पर्चा कट गया। इस बंदे से हमारी बात हुई है, मोहम्मद जमील से, जो कि ज़ैनब का शोहर है, दो बच्चों का। इसने मुझे बोला, हमें बोला, हमारे ड्राइवर को जिससे इससे बात हुई थी आदिल की, उसने बोला कि मैडम को फायर लग गए हैं। उस वक्त नहीं पता था कि कितने फायर लगे हैं। मैडम को फायर लग गए हैं। इसने बोला मैं आ रहा हूँ। ठीक है। ये टाइम था तकरीबन कोई 3-3:30 बजे का। वक़ूए के बाद फौरी उसको पता चल गया था। ठीक है। ये इसने बोला मैं आ रहा हूँ। हमने 3 दिन तक इसका वेट किया, ये नहीं आया। फिर हमें जो शक था, जो उसके हालात सुने और जाने, और जो शक था कि ये भी हो सकता है, वो शक जो है यकीन में तब्दील हो गया। एक बंदा, उसकी वाइफ को फायर लगे हैं जो कि उसके 2 बच्चों की माँ है, वो क्यों उसको देखने नहीं आया, जो कि उसकी वाइफ भी है, क्यों उसको मिलने नहीं आया, क्यों उसको देखने नहीं आया, क्यों उसने अपने बच्चों का हाल नहीं पूछा? ठीक है। वाइफ तो अस्पताल में है। बिल्कुल ठीक है। फिर आपको ये शक हुआ कि भाई इसको अब आपका शक यकीन में बदल चुका है? बज़ाहिर तो यही है, जो हालात और वाक़यात नज़र आ रहे हैं, बज़ाहिर तो यही है। तो ऐसा कोई इख्तलाफ हमारा नहीं। किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं था। ज़ैनब कहाँ काम करती रही है? इससे पहले कितना अर्सा पहले शोबिज़ में काम करती रही है, मीडिया इंडस्ट्री में थी, फिर छोड़ के जो है शादी के बाद उसने वो ब्यूटी पार्लर बना लिया। जी। ज़ैनब पहले जब इनसे मिली थी उस वक़्त भी वो मीडिया पर्सन थी, गुड सेटल थी। ये बंदे ने जब उसको अप्रोच किया और ये इतना अच्छा बना हुआ था बकौल उसके कि जैसे एंजल है ना, जैसे एंजल होते हैं, इस तरह इसने एक्टिंग की है उसके साथ। उसको अपने शीशे में उतारा और उसके साथ शादी की। जब शादी हो गई फिर हर चीज़ उसकी इसको बुरी लगने लग गई। ठीक है। वो मीडिया में काम नहीं कर सकती, वो सोशल मीडिया में अपने आप को लाइफ नहीं रख सकती, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पे, व्हाटएवर जो भी सोशल मीडिया आजकल बच्चे यूज़ करते हैं, हर चीज़ के ऊपर उसको एतराज़ था। उसकी ड्रेसिंग के ऊपर इसको एतराज़ था। ठीक है। वक्त गुज़रता गया, 2 बच्चे हो गए, उसके बावजूद ये बंदा सुधरा नहीं है। ठीक है। उसकी वही रूटीन थी, जहलाना,
जो कि एक अनपढ़ और जहल इंसान की सोच होती है, उसी तरह वो अपना आपको चलाने की कोशिश करता रहा और ज़ैनब को स्लेवरी बनाने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसने तंग आके अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए, क्योंकि मीडिया तो वो छोड़ चुकी थी पहले से ही, ठीक है, इसके प्रेशर से, फिर उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए, अपने बच्चों का ख़र्चा उठाने के लिए पार्लर स्टार्ट किया, जो कि उसने उधार पैसे लिए अपनी फैमिली से। पार्लर स्टार्ट किया, रमज़ान के अंदर 2 माह हुए तभी पार्लर को स्टार्ट किए हुए, जिसके अंदर ये भी नाखुश था। इसी क्या चाहता था कि अगर पार्लर चलाना चाहते हो तो मेरी दूसरी वाइफ को भी इसका पार्टनर बनाओ, अच्छा, ताकि वो इसको हर तरह से गाइड करती रही। उसकी जो वाइफ है हर तरह से गाइड करती रही है, ज़ैनब की लाइफ के अंदर इंटरफेयर करती रही है, कभी वो उसने उसको सुख की सांस नहीं लेने दी। ठीक है, और हमारे यही मुतालबा है हर इंसान से जो कि हमारी कोई हेल्प कर सकता है कि हमें जल्द अज जल्द इंसाफ दिया जाए, मुलजमान को अरेस्ट किया जाए, शूटरों को अरेस्ट किया जाए और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उसको अरेस्ट किया जाए और उससे कड़ी की कड़ी सज़ा दी जाए। ठीक है। सदाकत साहब, ये बताइएगा कि मुकदमा दर्ज हो गया, फिर ज़ैनब ने कुछ बयानात दिए कि उसको अभी भी जान का ख़तरा है, जो है मीडिया को उससे बात नहीं करने दी जा रही, कुछ इस तरह के बातें जो हैं उसने हॉस्पिटल में ही एक वीडियो मैसेज भी दिया जो हमने भी अपने भी प्रोग्राम में दिखाया, दीगर न्यूज़ में भी हमने उसको दिखाया। जी। तो क्या था कि पुलिस मदद नहीं कर रही थी? इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा हमला कातलाना हुआ, सीसीटीवी फुटेज आई, तो क्या ज़रूरत महसूस हुई, क्या हुआ था? अभी तक हमें तो पुलिस किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन केस के मतलब नहीं दे रहे, पूछने के बावजूद नहीं दे रहे। ठीक है। और अभी तक जिन बंदों के ऊपर हमें शक है उन तक पुलिस ने अप्रोच तक नहीं किया। इतना बड़ा सान्या आपके सामने है, इसके बावजूद मुलजमों तक अप्रोच नहीं की, शूटरों तक अप्रोच नहीं हुई। हमें सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस तसल्लियाँ दे रही हैं जो कि हमारे लिए नाकाफ़ी हैं। ठीक है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन से आपकी बात हुई या एसएसपी इन्वेस्टिगेशन? जी, उन्होंने विजिट किया हॉस्पिटल डीआईजी का। ऑपरेशन आए थे, जी। ऑपरेशन आए, फैसल कामरान, दोनों उनसे क्या डीआईजी हुआ? साहब आए अच्छा, थे, दोनों DIG उन्होंने भी आके हमें अच्छे से बात सुनी, अच्छे से गाइड किया और बोला कि हम जल्द अज जल्द कातलों तक पहुंच जाएंगे। मगर अभी 7 दिन गुजर चुके हैं, हमें किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही और कातलों को भी पकड़ा नहीं गया। शूटर भी आज़ाद है और मास्टरमाइंड भी आज़ाद है। ठीक है। आपका राब्ता हुआ ज़ैनब के शोहर से, बात हुई उसकी? मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है और ज़ैनब का भी फ़ोन ऑन है, उसकी मॉम का भी फ़ोन ऑन है। उसने किसी से कोई रब्ता करने की कोशिश नहीं की है, इवन कि अपनी वाइफ का हाल पूछने की भी कोशिश नहीं की है। अच्छा, तो बच्चों की कितनी एज है, कितनी उम्र है? 2 बच्चे हैं उसके, बड़ी बेटी है 5 साल की, छोटा बेटा है 2 साल का। 2 साल का। जब ये हमला हुआ तो ज़ैनब अकेली थी? जी, ज़ैनब अकेली थी गाड़ी में जब वो अपने खुद पार्लर के ड्राइव बाहर करके आई जा है, रही थी? खुद ड्राइव करके जा रही थी। ठीक है। तो उसके बाद आप कुछ पुलिस की कारकर्दगी से भी मुतमिन नहीं हैं? ऑफ कोर्स नहीं है मुतमिन। हम तो मुतमिन उसी वक्त होंगे ना जब ये एक बंदे को पकड़ लें, एटलीस्ट एक बंदे को पकड़ लें हमारे, या तो ये शूटरों को पकड़ लें या उसके मास्टरमाइंड जो इसने इसे सारा कुछ खेल रचाया है उसको पकड़ लें, तो हमें पता चले कि पुलिस कुछ कर रही है और मज़ीद भी कुछ करेगी। जब तक इन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो मेरी तो बिल्कुल ही पुलिस की सिक्योरिटी है? जी पुलिस की सिक्योरिटी भी फ्राहम कर दी गई है। जो ज़ैनब ने कहा था कि उसको जान का ख़तरा भी है, तो उस लिहाज से तो पुलिस ने अपना काम किया? देखिए, पुलिस ने अभी सिक्योरिटी तो प्रोवाइड की है, अगर किस हद तक हम सेफ़ हैं ये तो हम नहीं कह सकते। अगर उसने पहले ऐसे हरकत की है दोबारा भी कर सकता है, क्योंकि आजकल शूटर को हायर करना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं इलाज के हवाले से, कब तक कोई क्रिटिकल पोजीशन से वो बाहर आ जाए? डॉक्टर्स ने अभी तक सर्जरी नहीं की है, उसके सिर्फ़ और सिर्फ फेस के ऊपर स्टिचेस वगैरह उन्होंने लगाई थी और वो अभी बेटर है, वो उतार दी गई हैं और उसकी अभी तक कोई भी सर्जरी नहीं हुई है। मेडिकल उसका चल रहा है, ट्रीटमेंट उसकी चल रही है, क्योंकि उसको बुलेट के ज़ख़म है
उसको वो आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं कि हमने स्टेप बाय स्टेप ही ट्रीट करना है। ठीक हम है। यकदम वंस उसको ट्रीट नहीं कर सकते, वो उसके लिए अच्छा नहीं है, मरीज़ के लिए अच्छा नहीं है। मरीज़ के लिए भी अच्छा नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो यही इल्तिजा करूँगा मरीम नवाज़ शरीफ साहबा से कि हमारे इंसाफ दिया जाए, हमारे साथ जो जुल्म हुआ है इसका आपने ही हिसाब लेना है। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम कुछ भी कर सकें। प्लीज़ 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 हमारी हेल्प की जाए। शुक्रिया। मैं शोबिस में थी और इसने प्रेशराइज करके मुझसे काम छुड़वा लिया था। ठीक है। मैंने भी अपना घर बचाने के लिए छोड़ दिया था काम, क्योंकि एज सच मेरी फैमिली की तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं थी। इसके मुजालिम के बारे में भी अगर मैं उन्हें बताती थी तो वो यही कहते थे कि बेटा आप बच्चे हैं, अपना घर बसाओ। इनके 2 बच्चे भी हैं और ये जो मोहम्मद जमील नाम के नॉमिनेटेड एक्यूज़ड है, अब ये बेल पे राइट नाउ। सो अब ये शामिल तफ्तीश होने के बाद बहुत सारे फैक्ट सामने आएंगे, बिकॉज अभी वो शामिल तफ्तीश नहीं हुआ है। इसके अलावा जो शूटर्स हैं जिन्होंने शूट करने के बाद वो लोग वहाँ पर बाइक और पिस्टल सब कुछ छोड़ के चले गए, तो उनको पकड़ने के लिए टीम्स बना दी गई हैं और उसको पकड़ना ऑब्वियसली हमारी प्रायोरिटी है। सो इसमें इस वक्त तक तो यही पेशरफ्त हुई है और जो ज़ैनब को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर दी गई है पुलिस की तरफ से, बिकॉज शी वाज कंप्लेनिंग कि उसको ये डर लग रहा है कि शायद उस पर दोबारा हमला ना हो जाए, तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करने के लिए हमने उसको प्रोवाइड कर दी है पुलिस भी साथ में। ज़ैनब इस वक्त म्यो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और ज़ेर इलाज हैं। हम हालत उनकी काफ़ी तशवीशनाक है। कोशिश करते हैं कि वो उनसे कुछ बात कर सकें, किस तरह से ये वाक़या डिफेंस में पेश आया और शूटर्स को भेजने वाला कौन था, किस तरह से इन पर कातलाना हमला हुआ, कुछ इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ज़ैनब, अब आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हैं आप? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पहले तो ये था कि मालूम नहीं था कि किसने आपके ऊपर हमला करवाया, फिर कुछ दिन बाद आपका ही स्टेटमेंट आया कि आपके शोहर जो है वो आप पे हमला करवा रहे हैं। तो शोहर के साथ ऐसा क्या इख्तलाफ हुआ कि वो अपनी बच्चों की माँ को ही कत्ल करवाने लगा? सर उसको एतराज़ था कि मैं अपना सैलून रन करने के लिए इंस्टाग्राम क्यों एक्टिव करती हूँ या उस पर क्यों अपनी कोई पिक्चर वगैरह पोस्ट करती हूँ और उसकी मर्ज़ी के कपड़े क्यों नहीं पहनती हूँ। मेरे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसने घर के ड्राइवर को साथ मिलाया हुआ था और जब भी मैं घर से निकलती ये हमें अब पता चला तो वो ड्राइवर उसको इन्फॉर्म करता कि भाई आज घर से ये पहन के निकली है, आज ये पहन के निकली है। इनफैक्ट जिस दिन हादसा हुआ है उस दिन भी ड्राइवर की बात हुई है जमील से। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप कोई शोबिस की दुनिया में काम करती रही हैं, कुछ ऐसा भी इख्तलाफ था, बताइएगा। जी सर, मैं शोबिस में थी और इसने प्रेशराइज करके मुझसे काम छुड़वा लिया था। ठीक है। मैंने भी अपना घर बचाने के लिए छोड़ दिया था काम, क्योंकि एज सच मेरी फैमिली की तरफ से मुझे सपोर्ट नहीं थी। इसके मुजालिम के बारे में भी अगर मैं उन्हें बताती थी तो वो यही कहते थे कि बेटा आप बच्चे हैं, अपना घर बसाओ। ठीक है। अच्छा, आपके साथ यकीनन हुआ तो बहुत जुल्म है, ज़्यादती की गई आपके साथ। सीएम पंजाब जो है वो ख़वातीन के लिए और ख़वातीन के साथ अगर इस तरह कोई मामला होता है तो पुलिस की तरफ से जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स और मुलज़मान की गिरफ़्तारी और फौरी तौर पर जो है एक्शन लेने की हदायत है। तो आप इस कैमरे में देख के कोई सीएम पंजाब को, कोई पुलिस हुकाम को जो पुलिस की तरफ से आपके साथ अभी तक ताउन हो रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा से कि मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा जुल्म किसी ने किसी के साथ किया है। जहाँ तक बात डीआईजी ऑपरेशंस की है, फैसल कामरान साहब इज़ वेरी सपोर्टिव, लेकिन बाकी पुलिस की कार्रवाई से मैं मुतमईन नहीं हूँ। मेरी गुजारिश है आपसे मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, प्लीज़ इस वाक़े का नोटिस तो आपने लिया है,
मुझे डीआईजी साहब इन्फॉर्म करते रहते हैं, लेकिन इसकी कार्रवाई अपने अंडर करवाएं ताकि फेयर कार्रवाई हो। अभी तक मुलजिम को गिरफ़्तार नहीं किया गया, उसे मौका दिया गया कि वो अपनी बेल करवाए, और दीगर मुलजिमान जिनके नाम मैंने नामज़द किए उन्हें भी गिरफ़्तार नहीं किया गया। मेरी मदद करें, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी एक औरत हैं और आप मेरी मदद करें कि जैसे आपने मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की है वैसे ही मेरे केस की तफ्तीश भी फेयर बनाई जाए। ज़ैनब हमला केस के हवाले से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब तक क्या कहती है, ये जानते हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ुबानी। ज़ैनब पर जो हमला हुआ है उसमें ज़ैनब ने अब एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने अपने हस्बैंड को नॉमिनेट किया है। अब इनके 2 बच्चे भी हैं और ये जो मोहम्मद जमील नाम के नॉमिनेटेड एक्यूज़ड है, अब ये बेल पे राइट नाउ। सो अब ये शामिल तफ्तीश होने के बाद बहुत सारे फैक्ट सामने आएंगे, बिकॉज अभी वो शामिल तफ्तीश नहीं हुआ है। इसके अलावा जो शूटर्स हैं जिन्होंने शूट करने के बाद वो लोग वहाँ पर बाइक और पिस्टल सब कुछ छोड़ के चले गए, तो उनको पकड़ने के लिए टीम्स बना दी गई हैं और उसको पकड़ना ऑब्वियसली हमारी प्रायोरिटी है। सो इसमें इस वक्त तक तो यही पेशरफ्त हुई है और जो ज़ैनब को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर दी गई है पुलिस की तरफ से, बिकॉज शी वाज कंप्लेनिंग कि उसको ये डर लग रहा है कि शायद उस पर दोबारा हमला ना हो जाए, तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करने के लिए हमने उसको प्रोवाइड कर दी है पुलिस भी साथ में। और इसके अलावा जो भी जब शामिल तफ्तीश हो जाते हैं जो नॉमिनेटेड एक्यूज़ड है, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ होंगे जो सामने आएंगे कि क्या वजह बनी या ऐसा क्या, क्योंकि वो तो अभी तक ऑब्वियसली डिनाई कर रहा है। अब जब एक्यूज़ डिनाई कर रहा हो, फिर उसके बाद अब शामिल तफ्तीश होने के बाद जो हम लोग अपने एविडेंसेस इकट्ठे करेंगे, डेफिनेटली अब उस पर बेस्ड एक फ़ैसला होगा कि कौन इन्वॉल्व है, क्यों करवाया गया, किसने करवाया, और अगर शूटर्स पकड़े जाते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत हेल्पफुल होगा। ख़वातीन के साथ कोई भी अगर क्राइम होता है, सीएम पंजाब की जो सिर्फ प्रायोरिटी है वो डेफिनेटली जो फीमेल्स हैं वो पहले भी प्रायोरिटी थी, अभी भी मज़ीद ये प्रायोरिटी है कि कोई भी उनके ख़िलाफ़ अगर कोई ऐसा एक्ट होता है, ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर है, जैसे आपने ये डिफेंस केस की हम बात कर रहे हैं ज़ैनब की, इंक्लूडिंग दिस केस, अगर कोई भी ऐसा केस सामने आता है जिसमें इवन ज़्यादती का केस है या कोई इसमें घरेलू तशद्दुद का केस है या कोई अगवा का केस है, ये सारे हमारी प्रायोरिटी पे हैं। इफ़ आई गिव यू द स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें हमारे तकरीबन 3500 केस जो हैं अगवा के दर्ज हुए और अभी सिर्फ 550 के करीब केसेस हमारे जो हैं वो ज़ेर तफ्तीश हैं, बाकी हमने सारे वर्कआउट कर लिए हैं। सो दिस शोज़ कि हम लाहौर पुलिस की प्रायोरिटी यही है कि जो फ़ीमेल अगर एक क्राइम उसके अगेंस्ट होता है या उसके साथ कोई ऐसी विक्टिमाइजेशन होती है, कोई हरासमेंट तक का जो अगर इशू है, तो हम उसको एड्रेस करें फौरी। और जैसे आपने कहा कि देखिए अभी हमें एग्जैक्ट एविडेंस के साथ हम नहीं कह सकते कि हु वाज इन्वॉल्व्ड बिहाइंड दिस ज़ैनब अटेम्प्ट टू मर्डर केस। सो जो भी हक़ाइक़ सामने आएंगे और उसमें कोई डाउट ऐसा नहीं है कि उसको जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा या हम उसके साथ नहीं खड़े। वी आर स्टैंडिंग विद ईच एंड एवरी वुमन हु इज़ बीइंग विक्टिमाइज्ड, उसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है। और एज़ आई ऑलवेज़ आपके फोरम के थ्रू भी मैं ये कहूँगी, माई डोर्स आर ऑलवेज़ ओपन फॉर एनी वन हु वांट्स टू कम टू माई ऑफिस। अगर किसी को लगता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही, कोई तफ्तीशी उसको अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा या उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा उसकी बात, समटाइम्स ये भी हो जाता है, कम्युनिकेशन गैप भी होता है, तो आई एम ऑलवेज़ देयर। मेरे पास आते भी हैं ऐसे बहुत सारे केसेस और हमारी ये प्रायोरिटी होती है कि उनको सुने, उनको उनके ग्रीवेंसेस को हल करें और जो पॉसिबल एक उनका सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करें। ये ट्रेंड पहले भी था, अभी भी है, बट अभी मीडिया अवेयरनेस लोगों को ज़्यादा हो गई है। हमें ये इशू आता है कि 109 की हैसियत आपको पता है क्या है। इसके अलावा जो मेन मर्डरर होता है, ओनर्स ऑफ मर्डर, तो उसी के ऊपर होता है, तो कन्विक्शन में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम बनती है हमारे लिए। हमारे लिए इसलिए क्योंकि हम तो चाह रहे होते हैं कि जो बेसिकली जो एक्चुअल ब्रेन बिहाइंड द क्राइम है उसको कन्विक्शन हो उसकी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर आगे फ़ैसला जो होता है वो अदालतों में होना होता है कि जो मौके पे मौजूद जिसने मर्डर किया है उसी को ही उसमें ओनर्स ऑफ मर्डर उसी पे आता है, ज़ाहिरी सी बात है।
तो उसका अभी हम मेरे ख्याल से एक लॉ कुछ ऐसा या तो उसमें करना पड़ेगा। पुलिस में के जो बस में है या पुलिस की एक जुरिस्डिक्शन की हद तक हम इसमें जो पॉसिबल है वो हम करते हैं। आगे कन्विक्शन वाली जो बात है डेफिनेटली वो अब आती है कि कौन एट द स्पॉट मौजूद था, किसने फ़ायर किया, और जितने एविडेंसेस हैं वो फिर उसके अकॉर्डिंगली कलेक्ट किए जाते हैं। और फिर जब करवाने वाले की बात आती है, जितना एविडेंस उसके मुतालिक हमारे पास अवेलेबल होता है वो हम कलेक्ट करते हैं और उसको केस फाइल का हिस्सा बनाते हैं, और जितने भी आर्गूमेंट्स प्रेजेंट करने होते हैं वो कोर्ट में किए जाते हैं। प्रिवेंशन कहना चाहिए, अगर हम उसकी थोड़ी सी बात करें तो ये ज़रूर है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि उनकी कोई दुश्मनी है या कोई उनको थ्रेट हो सकती है, दे नीड टू बी लिटिल बिट मोर केयरफुल, क्योंकि अपनी एहतियात भी बड़ी ज़रूरी होती है, वो ज़रूर करें। क्योंकि अब ये जो सामने आके जो एक शूट करना, वो तो एक शूटर का जो इस्तेमाल हो रहा है, उसमें बेहतर है कि थोड़ा सा जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि उनकी कोई दुश्मनी है या उनको किसी से कोई थ्रेट है, तो वो अपनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, जिसमें मे बी दे शुड नॉट ट्रैवल अलोन, या जो पॉसिबल हो सके एक वो करना चाहिए। बाकी पुलिस की जो सर्विलेंस है, पुलिस की जो एक क्राइम प्रिवेंशन, वो चाहे क्राइम अगेंस्ट पर्सन हो या क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, वो इंशाल्लाह जारी रहेगी एज़ ऑलवेज़। सो पुलिस की हर तरह की हेल्प जो लीगली है वो हम प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो वाक़या डिफेंस में हुआ, ब्यूटी पार्लर चलाती थी, अच्छी एंकर थी, मीडिया इंडस्ट्री के प्रोग्राम में बैठती थी ज़ैनब, उसको जिस अंदाज से गोली मारेगी वो तो खुदा ने उस पर मुआवजा किया कि बच गई, वगरना उसे गले से आर पार होना गोली। वो 100% कत्ल की नीयत थी और वो अपने तौर पे वो कत्ल करके गए थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने बाअसर लोग हैं उसने, देखिए जिस खामन ने ये काम किया उसको बड़ा आसान था कि उसने खुद पसंद की शादी की है ना। अगर तो ये लड़की उसको ऑफ़र भेजती ज़ैनब कि जी आओ मुझसे निकाह कर लो, फिर तो और बात थी। जब आपने निकाह किया तो आपको पता नहीं था ये किस इंडस्ट्री की, आपने निकाह करने के बाद जो है उस पर अरसा याद तंग कर दिया, पहले झगड़ा किया, वो किया, सारा कुछ किया। अब ये जो वो उनके अहले खाना जो मुतासरीन हैं उनका वावेला बिल्कुल ठीक है, अभी अबूरी ज़मानत है। और मैं आपको वसूख से कहता हूँ, अच्छा ये भी एक तरीक़ा होता है कि ये बासर लोग जो हैं शादी ब्याह करने के बाद दौलतमंद भी होते हैं ना, ये पैसा खर्च करके पुलिस से लेके अदालत तक हर एक को ख़रीद लेते हैं एहलकार को, और उनसे मिलके बाद में सुलह का डोल डाल देते हैं आर्जी तौर पे। ज़ैनब को किस तरह से उस पर कातलाना हमला होता है, शूटर्स के ज़रिए करवाया जाता है, और उनकी जानिब से इल्ज़ाम क्या लगता है, उसके मामू और ज़ैनब ख़ुद जो है वो अपने शोहर पे इल्ज़ाम लगाती है कि कातलाना हमला उसके शोहर ने करवाया। इस तरह के बहुत सारे माजी में भी वाक़यात ऐसे होते रहे हैं जिसमें शोबिज़ में या मीडिया इंडस्ट्री में काम करने वाली जो ख़ासकर ख़वातीन हैं उन पर कातलाना हमले या उनको कत्ल भी करवाया जाता रहा है। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही सीनियर सहाफ़ी नईम मुस्तफ़ा साहब हमारे पास हैं, जिन्होंने माजी में भी इस तरह के बहुत से वाक़यात देखे भी और एज ए क्राइम रिपोर्टर रिपोर्ट भी किए होंगे। उनसे जानते हैं कि इसकी वजह क्या होती है, क्या वजूहात होती हैं कि इख्तलाफात, पहले तो पसंद की शादी की जाती है, फिर इख्तलाफात आहिस्ता आहिस्ता इस कदर बढ़ जाते हैं कि नौबत एक दूसरे को मारने तक पहुंच जाती है। नईम साहब बहुत शुक्रिया आपका। नईम साहब ये क्या होता है कि कोई ख़ातून अगर शोबिज़ में काम करे, मीडिया इंडस्ट्री में काम करे, जब वो घर बसा लेती है, बच्चे हो जाते हैं, तो उसको या कत्ल करवा दिया जाता है या कातलाना हमला होता है, और बाद में पता ये चलता है कि शोहर ये सब कुछ करवाता है। देखिए ये दो तरह की तरीके मामला दो तरह के हैं। एक तो ये है कि सिर्फ दोस्ताना हालात में आप दोस्ती रखें, शादी ना करें, निकाह ना करें। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो दोस्ती रख के और फिर ये कहते हैं कि मैं तुमसे शादी तब करूँगा जब तुम ये शोबिज़ की फील्ड छोड़ दोगे। कुछ लोग शादी के, निकाह के, ब्याह के बाद, इवन औलाद के बाद ये कहते हैं जी कि आप ही छोड़ दो। दो तरह के मामला हैं। लेकिन इनमें जिन लोगों ने ताल्लुकात इस्तवार किए होते हैं उनके जहन में ये बात होनी चाहिए कि हम उस शख्स से, उस खातून से ताल्लुकात बना रहे हैं जो इस फील्ड की है।
तो मेरा ख्याल है कि बड़ी अहमकाना सी बात है कि आप ताल्लुक़ इस्तवार करते वक्त ये सोचते नहीं कि जी हमने एक शोबिज़ की खातून से ताल्लुक़ रखा है। अब जब आपने ताल्लुक़ इस्तवार कर लिया तो उसे इस बात पे कंपेल करना, फिर एक जुमला नया ये कहा जाता है कि ये बस तुम मेरी होके रहो, मेरे अलावा किसी ताल्लुकात रखोगे तो मैं जो है ना इस पे एतराज़ करूँगा। और वो एतराज़ जो है ना बाद में शिकायत में, फिर शिकवे में, और शिकवे के बाद जो है वो इंतकाम में, और फिर वो कत्ल गारतगरी में, हमलों में, इसमें दुश्मनी में तब्दील हो जाता है। कई वाक़यात हैं माजी में, बिलखुसूस शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले। और अच्छा एक और बात कि शेख साहब जितनी ख़वातीन कत्ल हुई हैं जिन पे कातलाना हमले हुए जो इस इंडस्ट्री से थी, वो नहायत खूबरू और ख़ूबसूरत थी। ठीक है, ये बड़ी अहम बात है कि वो जो खूबसूरती की बुनियाद पे, इसका मतलब है कि ताल्लुकात इस्तवार किए गए ना। नैना, नादरा, वो अपने दौर की रक्कासाएँ थीं, गुलकाराएँ थीं, लेकिन नामवर भी थीं, आवाज़ लहन तो उनका अच्छा था, लेकिन शक्ल सूरत से बहुत खूबसूरत थी, शक्ल सूरत बहुत अच्छी थी। अब जब उनसे ताल्लुकात इस्तवार किए गए, अब देखें ना, कराची से एक इंस्पेक्टर आता है पुलिस का, उसने नैना को खर्चे पे रख लिया। आम मिसाल है ये, खर्चे पे रखना। खर्चे पे रखना का ये कि निकाह नहीं किया लेकिन अखराजात बर्दाश्त कर रहा है। फिर वो ये कहते हैं कि हमने इसमें से औलाद भी नहीं पैदा करनी, ये शर्त उसने कटी। और उस शर्त के बाद वो एक दिन उसको मजबूर करता है, वो इंस्पेक्टर कराची का, गलबन मजीद अख्तर के, अख्तर मजीद नाम था उसका, वो इंस्पेक्टर पता नहीं वो हयात है कि नहीं, उस इंस्पेक्टर ने आगे कहा नैना से कि आप ये जो है ना फ़लाँ महफ़िल है हमारी, वहाँ आओ और डांस करना है। उसने कहा ठीक है। वो महफ़िल में चली जाती है, परफॉर्म करती है। परफॉर्म करने के बाद जब वो वापस आती है तो रास्ते में छोड़ने आता है इंस्पेक्टर। कत्ल की वजह जो असल है, ये पसे पर्दा रही है, मैं आज इंकशाफ कर रहा हूँ। वो रास्ते में ये कहता है कि तूने आज परफॉर्म किया, लेकिन तू फ़लाँ शख्स पे निगाह ज़्यादा रखती थी मेरे बजाय, मुझे तूने कम देखा, उस पर ज़्यादा देखा कि वो ज़्यादा दौलतमंद था, तुझे पैसे दे रहा था, वो नोटों की गड्डी उसने हाथ में पकड़ी हुई थी, तो उसकी वजह से तू उस तरफ ज़्यादा मुतवज्जो हुई। तो इस पे उनकी मुठभेड़ होती, झगड़ा होता है। इस झगड़े, और वो गुलबर्ग में एक जगह थी बेसमेंट में उसने परफॉर्म किया था। वो घर आती है, अपने घर जहाँ उतरती है, वहाँ से वो फ़ोन करती है उस शख्स को जिसका उसने नाम लिया था कि जी तेरी वजह से मेरा झगड़ा हुआ इससे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, उसने तो ये खर्चे पे रखा था ना, मतलब रखेल समझ लो कि आप रखेल थी, तो मैं तुझे खर्चा दे दिया करूँगा। उसने कहा जी कि मैं इस पे तो और ज़्यादा मसला बनेगा। ये किसी तरीके से बात पहुंच जाती है उस इंस्पेक्टर तक। वो इंस्पेक्टर ये कहता है कि तू उसके पास, तू ज़िंदा रहेगी, ये जुमला है उसका टेलीफोन पे, तू ज़िंदा रहेगी तो उसके साथ रहेगी ना। अब वो इंतकाम की आग भड़कती है और वो उसे कत्ल खुद नहीं करता, उजरती कातिल से करवाता है, उजरती कातिल से कत्ल करवाता है। और एक खूबरू खातून जो है, जवान खातून, वो इस इंतकाम की, इस डांस की, इस रक्कास से, रक्कासा थी ठीक है, सब कुछ सही है, उसका अपना फेल था ना, लेकिन जो शख्स इंस्पेक्टर आया था उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। मुकदमा दर्ज हुआ नामालूम के ख़िलाफ़, और बाद में ये शहादत मिल गई कि उसने मरवाया, उसने मारा है, जो भी कुछ था। और तीसरा शख्स भी है ना, उस तीसरे शख्स को किसी ने आज तक पूछा, वो मौजूद है लाहौर में अब भी ना। उस इंस्पेक्टर को कराची वालों किसी ने सामने तफ्तीश किया, कोई वाक़या नहीं हुआ। नैना जो है दुनिया से चली गई। नादरा का मामला भी इसी तरह का था, 2 अफराद में झगड़ा हुआ, उसने कहा जी ये मेरी पसंद है, उसने कहा ये मेरी पसंद है, उस पर झगड़ा हुआ, नादरा भी जो है ना वल्लाह को प्यारी हुई। अब ये जो वाक़या डिफेंस में हुआ, ब्यूटी पार्लर चलाती थी, अच्छी एंकर थी, मीडिया इंडस्ट्री के प्रोग्राम में बैठती थी ज़ैनब, उसको जिस अंदाज से गोली मारेगी वो तो खुदा ने उस पर मुआजिज़ा किया कि बच गई, वगरना उसे गले से आर पार होना गोली। वो 100% कत्ल की नीयत थी और वो अपने तौर पे वो कत्ल करके गए थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितने बाअसर लोग हैं उसमें, देखिए जिस खामन ने ये काम किया उसको बड़ा आसान था कि उसने खुद पसंद की शादी की है ना। अगर तो ये लड़की उसको ऑफ़र भेजती ज़ैनब कि जी आओ मुझसे निकाह कर लो, फिर तो और बात थी। जब आपने निकाह किया तो आपको पता नहीं था ये किस इंडस्ट्री की,
आपने निकाह करने के बाद जो है उस पर अरसा याद तंग कर दिया, पहले झगड़ा किया, वो किया, सारा कुछ किया। अब ये जो वो उनके अहले खाना जो मुतासरीन हैं उनका वावेला बिल्कुल ठीक है, अभी अबूरी ज़मानत है। और मैं आपको वसूख से कहता हूँ, अच्छा ये भी एक तरीक़ा होता है कि ये बासर लोग जो हैं शादी ब्याह करने के बाद दौलतमंद भी होते हैं ना, ये पैसा खर्च करके पुलिस से लेके अदालत तक हर एक को ख़रीद लेते हैं एहलकार को, और उनसे मिल के बाद में सुलह का डोल डाल देते हैं आर्जी तौर पे कि चले जी 2-4 बंदे मिले, कोई बात नहीं, बात ख़त्म करें, अल्लाह ने बचा लिया। कातलाना हमले में जो बंदा बच जाए उसके सुलह की आड़ में उसकी ज़िंदगी वैसे तबाह। अब मुझे आप बताएं, मीडिया की इतनी बड़ी जीनत बन गया वाक़या, ठीक है, CCTV फुटेज आ गई, सब कुछ आ गया। न सिर्फ उस खातून की ज़िंदगी तबाह हुई, उसके अहले खाना, बहन, भाई, रिश्तेदार जितने अजीज़ व क़ारिब हैं, बच्चे उसके बच्चे सारे के सारे बदनाम हो गए, ठीक है। कोई कहेगा जी रक़ासा थी, कोई कहेगा डांसर थी, उन्होंने कहा जी नहीं टिकटॉकर थी। कितनी बातें गुफ्तगू हो रही है सोशल मीडिया पे, आप किसी का हाथ तो नहीं रोक सकते। अच्छा, इसमें हाँ एक अहम बात जो मेरे ज़हन में आई कि ये जो वाक़यात है ना शोबिज़ वाले, इनको हवा सोशल मीडिया दे रहा है। ये जो प्रवोक हो रहे हैं ना लोग, बदला लेने की नौयत बढ़ गई है, नौबत आ रही है, वो उसमें इजाफा सोशल मीडिया की वजह से हुआ है। हर चीज़ जो है वो हर बंदे के असेस में है, वो 1 सेकंड में जो है ना हर चीज़ डाल देता है। आपको पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को पता सोशल मीडिया से लगा था इस पे फायरिंग का। किसी शख्स ने कहानी भी नीचे पूरी लिखी और तस्वीर भी पूरी मौके की डाली जो वो तड़प रही है, वीडियो बकायदा, बिल्कुल ऐसे ही। अब शेख साहब सोशल डिजिटल मीडिया जो है इसकी मशरूम ग्रोथ जो है, मैं समझता हूँ ये मशरूम ग्रोथ इस तरह के वाक़यात में इजाफा, इनको जन्म भी दे रही है, इनमें इजाफा भी कर रही है। तीसरा चाहिए तो ये ना कि ये एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल हो, ये सोशल मीडिया का क्लिप जो है ये एविडेंस के तौर पर, ये नेगेटिव जाता है एविडेंस के बजाय। अदालत कहती है एडमिसिबल नहीं है कि जनाब इसमें जो है ना तब्दीली हो सकती है, आपने जो है ना उसको एडिट गलत किया है या कुछ किया है करके उसको मिक्सअप किया हुआ। एक तो ये, दूसरा अदालत ये कहती है कि ये चूँकि जब का कानून बना हुआ है ज़ाब्ता फौजदारी ताज़ीरात पाकिस्तान, उस वक्त तो सोशल मीडिया का नामो निशान नहीं था, तो उसमें तो कहीं नहीं लिखा हम जुमा ने, ये मसाइल है। तीसरी अहम बात, जिस बंदे ने फ़ायदा उठाना है इस काम से, उसने इसको बेताशा वायरल करना है। इतना बेहुदा अंदाज से सोशल मीडिया पे उसको फैलाया जाता है कि शरीफ घराने की औरत अगर गलत राह पे चल भी नहीं रही होती तो उसके पूरे ख़ानदान को, अच्छा इसमें एक अजीब बात है, दादा परदादा से चलते हैं और चौथी नस्ल तक हर एक को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा देते हैं। भाई दादा कब्र में चला गया, बाप कहाँ मर खप गया, और आप उसकी तीसरी नस्ल पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। ये सारे का सारा जो है ना ये एक इनकोलैबोरेट ख़राबी है, और ये ख़राबी तब दूर होगी जो हम में से हर शख्स अपना किरदार अदा करे। इसने जो ज़ैनब वाला वाक़या है ना, इसमें ज़्यादा मामला जो ख़राब हुआ, और मेरा ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा जो ख़राबी पैदा हुई उसकी रीज़न भी सोशल मीडिया बना है। और आप ये देख लें कि बाज़ औक़ात सोशल मीडिया पर चलने वाली बातें जो है ना वो मुद्दई फ़रीक़ को, मुतासरा फ़रीक़ को और मुल्ज़म फ़रीक़ को, दोनों को प्रोवोक कर रही होती हैं। वो पढ़ के मुद्दई का कहता है यार ये एंगल बड़ा अच्छा दिया है सोशल मीडिया ने, ये मैं क्यों ना इस्तेमाल करूँ, वो फिर नया इल्ज़ाम लगा देता है। और हक़ाइक़ से, ग्राउंड फैक्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं उसका, ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं होते वो। मुल्ज़म क्या करता है, मुल्ज़म उसका शक का फ़ायदा लेता है, वो कहता है यार ये आइडिया बड़ा ऐसा अच्छा डाला है, तो मैं इसी को अदालत में पेश करूँगा, वकील को बताऊँगा। अब आगे से उस पर जो है ना सोने पे सागा वकील साहब बैठे हुए हैं, वकील साहब आपको एक ऐसा आइडिया देंगे, आप उसमें बैठ के और जो है ना नया वो चला रहे होंगे कि जनाब ये देखिए जी ये ज़ैनब पे जो फायर हुआ है उससे पहले तो इनके कॉर्डियल माहौल था, ये तो बड़े अच्छे मियाँ बीवी के तौर पर रहे थे, बच्चे भी बड़े खुश थे, मफलूकुल हाली भी कोई नहीं थी, खुशहाली थी। और फिर एक सोशल मीडिया पे क्लिप चल रहा है कि जी वो उसने असासे भी, गाड़ी भी लेके दी थी मियाँ ने, फलां भी दिया था। अब उसके डिफेंस में एक चीज़ मिल गई, लगाया सोशल मीडिया ने। अब कल को अदालत में जब केस जाएगा, ट्रायल चलेगा, घर का भी जिक्र हो रहा है, गाड़ी का भी जिक्र हो रहा है। बिल्कुल।
आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको दिखाया कि डिफेंस में जो सोशल मीडिया पर भी इशू बहुत वायरल हुआ और शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली खातून को किस तरह से कातलाना हमला उस पर किया जाता है, क्या हक़ाइक़ थे, किन बातों से ये बात मुमकिन हो सकती है कि उसका शोहर ही हमला कर सकता है। माजी में भी इस तरह के किस तरह के वाक़यात हुए और इसी तरह के काम करने वाली ख़ासकर ख़वातीन के साथ ऐसा क्यों होता है, ये सब कुछ दिखाया आपको आज के इस प्रोग्राम में। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।